श्रोताओं का हमारे आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स और दस्तावेज हैं और इनको पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा। क्या हमारी शिक्षा प्रणाली बच्चों को सिर्फ जानकारी से भर रही है या उन्हें वाकई में सोचना सिखा रही है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। और ये सवाल बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये दस्तावेज साफ दिखाते हैं कि शिक्षण सिर्फ जानकारी का लेन देन तो बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसमें मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है और यहाँ तक कि प्रबंधन के सिद्धांत भी शामिल हैं। तो चलिए इसी जटिलता को परत दर परत खोलते हैं। एक बहस तो हमेशा से रही है कि शिक्षण एक कला है या विज्ञान। हाँ, आर्ट और साइंस। और जवाब आमतौर पर मिलता है कि दोनों है। लेकिन इन दस्तावेजों में एक और शब्द है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। ट्राइपोलर प्रोसेस। जी। ये बात मुझे थोड़ी सी उलझा रही है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर इन तीन ध्रुवों में से मतलब शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम में से एक भी कमजोर है तो क्या दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षक भी कुछ नहीं कर सकता? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का सार है। इसको आप एक इकोसिस्टम की तरह समझिए। इकोसिस्टम। हाँ। अगर मिट्टी यानी हमारा पाठ्यक्रम वही बंजर हो तो सबसे अच्छा माली यानी शिक्षक और सबसे अच्छा बीज मतलब विद्यार्थी ये मिलकर भी कुछ खास नहीं उगा सकते। ये हमें याद दिलाता है कि शिक्षण की सफलता की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षक पर नहीं डाल सकते। ये एक बहुत जरूरी दृष्टिकोण है। तो इस इकोसिस्टम में सीखने की प्रक्रिया कैसे विकसित होती है? दस्तावेजों में शिक्षण की 3 स्तरों का जिक्र है, स्मृति, अवबोध और चिंतन। मुझे तो ये नाम सुनकर अपने स्कूल के दिन याद आ गए। हाँ। जहां ज्यादातर चीजें स्मृति स्तर पर ही होती थीं। और यही इन दस्तावेजों का एक केंद्रीय बिंदु है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, स्मृति स्तर है गूगल की तरह। अच्छा। बस जानकारी देना, तथ्यों को रटना। अवबोध स्तर वो है विकिपीडिया की तरह, मतलब जानकारी को व्यवस्थित करना, उनके बीच का संबंध समझना। और चिंतन स्तर वो क्या हुआ फिर? चिंतन स्तर है एक असली वैज्ञानिक की तरह, जो उस जानकारी का इस्तेमाल करके किसी नई समस्या को सुलझाए या कुछ नया बनाए। और चिंता की बात यह है, जैसा कि दस्तावेज इशारा करते हैं, कि हमारी ज्यादातर मूल्यांकन प्रणालियां आज भी स्मृति स्तर पर अटकी हैं। बिल्कुल। वे बस ये जांचती हैं कि आपको कितना याद है, ये नहीं कि आप उस याद की हुई जानकारी से क्या कर सकते हैं। यानी हम गूगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैज्ञानिक नहीं। और शायद इसीलिए बीएस ब्लूम का वर्गीकरण इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। इन दस्तावेजों में उनके 3 डोमेन का जिक्र है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। अब ज्ञान और कौशल ये तो समझ में आता है, लेकिन ये भावात्मक डोमेन मतलब भावनाओं और मूल्यों को सिखाना, ये आज के दौर में कितना व्यवहारिक है? ये सिर्फ व्यवहारिक ही नहीं बल्कि बेहद जरूरी है। आप सोचिए, एक बहुत कुशल डॉक्टर है जिसके पास सारा ज्ञान है, बेहतरीन सर्जिकल स्किल्स भी हैं, लेकिन अगर उसमें सहानुभूति नहीं है, मतलब भावात्मक पक्ष कमजोर है, तो क्या वो एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा? नहीं, शायद नहीं। दस्तावेजों का तर्क यही है कि हम ज्ञानात्मक पक्ष पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि भावात्मक पक्ष को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। और नतीजा? पढ़े लिखे लेकिन असंवेदनशील नागरिक। बिल्कुल। एक अच्छा शिक्षण इन तीनों में संतुलन बनाता है। अगर ये 3 डोमेन हमारी मंजिल हैं, ज्ञान, भावना और कौशल, तो दस्तावेजों में वहां तक पहुंचने के रास्ते भी बताए गए हैं, जिन्हें शिक्षण के सूत्र या मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहा गया है। ये असल में एक शिक्षक के लिए गूगल मैप्स की तरह हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये बस दिशानिर्देश हैं जो सीखने की यात्रा को आसान बनाते हैं। जैसे एक सूत्र है, मूर्त से अमूर्त की ओर। अच्छा। मुझे याद है, स्कूल में मैंने ज्वालामुखी का जो मॉडल बनाकर देखा था, वो आज भी याद है, लेकिन किताब में पढ़ा हुआ शायद अगले दिन भूल गई थी। हाँ, ये तो होता है। जब हम किसी चीज को छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो उससे समझना आसान हो जाता है। और इन्हीं सूत्रों पर आधारित है शिक्षण की अलग-अलग विधियां। यहाँ एक बड़ा विभाजन दिखता है, शिक्षक केंद्रित और विद्यार्थी केंद्रित। हम सब जानते हैं कि लेक्चर मेथड शिक्षक केंद्रित है, पर मेरा सवाल ये है कि अगर ये इतनी ही अप्रभावी है, तो आज भी हमारे स्कूल कॉलेज लेक्चर से ही क्यों भरे पड़े? ये एक शानदार सवाल है और दस्तावेज बताते हैं कि इसकी कई वजह हैं। पहली तो है व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी। मतलब जब एक क्लास में 60 बच्चे हों और कोर्स बहुत बड़ा हो, तो लेक्चर देना सबसे तेज और आसान तरीका लगता है। दूसरी वजह है संसाधनों की कमी।
प्रोजेक्ट विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के लिए छोटे ग्रुप चाहिए, ज्यादा समय चाहिए, जो हर स्कूल के पास नहीं होता। तो शिक्षक एक तरह से मजबूर है। कुछ हद तक हाँ, लेकिन इन दस्तावेजों में एक और गहरी बात छिपी है। वो क्या? मूल्यांकन का दबाव। जब परीक्षा में रटे रटाए जवाब लिखने पर ही नंबर मिलने हैं, तो शिक्षक भी खोज और प्रयोग को बढ़ावा देने से बचेगा। वो वही पढ़ाएगा जो परीक्षा में आएगा। तो मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ही विद्यार्थी केंद्रित विधियों के खिलाफ काम कर रहा है। बिल्कुल। यानी सिर्फ भागीदारी कम होना ही समस्या नहीं है, लेक्चर मेथड तो असल में जिज्ञासा को भी खत्म कर देता है। सही कहा। वो ये संदेश देता है कि सारे जवाब सिर्फ शिक्षक के पास हैं, तुम्हें बस उन्हें ग्रहण करना है। जबकि ह्यूरिस्टिक या प्रोजेक्ट विधि का आधार ही ये है कि जवाब खोजना है, ग्रहण नहीं करना। विद्यार्थी यहाँ ज्ञान का उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बनता है। हाँ। इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए दस्तावेजों में आगमन और निगमन विधियों पर भी चर्चा है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। जी। आज के दौर में जहां गूगल पर कोई भी नियम 1 सेकंड में मिल जाता है, क्या उदाहरणों से नियम तक पहुंचने वाली आगमन विधि का महत्व कम हो गया है या और बढ़ गया है? ये बहुत ही प्रासंगिक बहस है। एक तर्क तो ये है कि जब नियम आसानी से उपलब्ध हैं, तो सीधे निगमन विधि से नियम बताओ और अभ्यास कराओ। समय बचेगा। हाँ, लेकिन दस्तावेज एक दूसरा ज्यादा मजबूत तर्क पेश करते हैं। वे कहते हैं कि आज इंफॉर्मेशन ओवरलोड के कारण ये समझना और भी जरूरी हो गया है कि वो नियम बना कैसे। आगमन विधि सिर्फ नियम नहीं सिखाती, वो नियम बनाने की प्रक्रिया सिखाती है, वो क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है। मतलब ये व्हाट से ज्यादा हाउ और वाई पर ध्यान देती है, ताकि भविष्य में कोई नई समस्या आए तो विद्यार्थियों से हल करने का तरीका खुद खोज सके। बिल्कुल। एक कुशल शिक्षक दोनों का संतुलन बनाता है, आगमन विधि से अवधारणा की खोज करवाता है और फिर निगमन विधि से उसका भरपूर अभ्यास। अच्छा, तो ये तो हुई पढ़ाने के तरीके, लेकिन सिर्फ तरीके काफी नहीं होते, औजार भी तो चाहिए। इन दस्तावेजों में इन औजारों यानी टीचिंग एड्स के बारे में भी काफी कुछ है। हाँ, और यहाँ एडगर डेल का अनुभव शंकु कोन ऑफ एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह एक पिरामिड की तरह है जो हमें बताता है कि हम सबसे कम तब सीखते हैं जब हम सिर्फ पढ़ते हैं, लगभग 10% याद रहता है, और सबसे ज्यादा तब सीखते हैं जब हम किसी काम को असल में करते हैं, तब लगभग 90% याद रहता है। जी। चार्ट, मॉडल और खासकर ऑडियो विजुअल एड्स हमें इसी करने की तरफ ले जाते हैं। और आज के दौर में करना तो काफी हद तक डिजिटल हो गया है। ई लर्निंग में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस लर्निंग की बात की गई है। एक तरफ लाइव क्लास है, दूसरी तरफ रिकॉर्डेड लेक्चर। इन दस्तावेजों के हिसाब से क्या कोई एक दूसरे से बेहतर है? वे कहते हैं कि ये इस पर निर्भर करता है कि क्या सीखा जा रहा है। अगर कोई ऐसा विषय है जिसमें बहुत चर्चा की जरूरत है, जैसे दर्शन शास्त्र, तो सिंक्रोनस लर्निंग बेहतर है, जहां सवाल जवाब तुरंत हो। हाँ। लेकिन अगर कोई कौशल सीखना है, जैसे कोडिंग, जहां बार बार वीडियो रोककर अभ्यास करना पड़ता है, तो एसिंक्रोनस लर्निंग ज्यादा प्रभावी हो सकती है। असली चुनौती इन दोनों का सही मिश्रण बनाने में है, जिसे ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। भारत सरकार की स्वयं और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जैसी पहले भी इसी दिशा में है। लेकिन क्या ये दस्तावेज इनकी जमीनी हकीकत पर भी कुछ कहते हैं? क्या ये वाकई शिक्षा का लोकतंत्रीकरण कर रही हैं, या डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ा रोड़ा है? दस्तावेज इन पहलों की सराहना तो करते हैं, लेकिन उनकी सीमाओं की ओर भी इशारा करते हैं। वे कहते हैं कि कंटेंट उपलब्ध करा देना सिर्फ आधी लड़ाई है। जब तक हर विद्यार्थी के पास विश्वसनीय इंटरनेट और सही डिवाइस नहीं है, तब तक ये एक समान अवसर नहीं बना सकता। तो हमने शिक्षण के उद्देश्य, तरीके और माध्यमों को समझ लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब काम कर रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? यहीं पर मूल्यांकन की भूमिका आती है, इवैल्यूएशन। और यहाँ दस्तावेजों में एक बहुत ही मजेदार सा दृश्य है, एक एनालॉजी। वे कहते हैं कि निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक शेफ की तरह है जो अपना ही सूप चखता है ताकि उसे बेहतर बना सके। अच्छा। जबकि संकलनात्मक मूल्यांकन सम्मेटिव इवैल्यूएशन एक ग्राहक की तरह है जो बस ये बताता है कि सूप अच्छा है या बुरा। वाह, ये तो एकदम साफ हो गया। एक का मकसद प्रक्रिया में सुधार करना है और दूसरे का मकसद सिर्फ अंतिम फैसला सुनाना है। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों में एक चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर शिक्षण संस्थान अपना 90% समय और संसाधन संकलनात्मक मूल्यांकन पर खर्च करते हैं।
यानी ग्राहक को फैसला सुनाने पर। हाँ, जबकि सीखने की प्रक्रिया में असल सुधार तो निर्माणात्मक मूल्यांकन से आता है, यानी शेफ के सूप चखने से। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई की अवधारणा इसी कमी को दूर करने के लिए लाई गई होगी कि मूल्यांकन साल के अंत में होने वाली एक घटना न हो, बल्कि सीखने के साथ साथ चलने वाली एक प्रक्रिया हो। का उद्देश्य यही था, तनाव कम करना, सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना। लेकिन दस्तावेज ये भी बताते हैं कि इसे लागू करने में बहुत चुनौतियां आईं। कई स्कूलों में ये सिर्फ और ज्यादा टेस्ट और असाइनमेंट देने की एक औपचारिकता बनकर रह गया। मूल्यांकन का जो मूल उद्देश्य था वो कहीं खो गया। तो इन सभी दस्तावेजों की गहराई में उतरकर हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। ये साफ है कि शिक्षण का इरादा तो सोचने की क्षमता विकसित करना ही है, लेकिन हमारी व्यवस्था, हमारे तरीके और हमारा मूल्यांकन सब मिलकर हमें बार बार रटने और जानकारी इकट्ठा करने की ओर ही धकेल देते हैं। हाँ, देखिए, एक अच्छा शिक्षक सिर्फ पाठ्यक्रम का नक्शा नहीं देता, वो विद्यार्थी को एक कंपास और यात्रा करने का हुनर देता है ताकि वो अपने रास्ते खुद खोज सके। शिक्षण की सफलता इसी में है कि विद्यार्थी आत्मनिर्भर होकर सीखने लगे, मतलब लर्न हाउ टू लर्न। इन दस्तावेजों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक विचार है कि एक सच्चा शिक्षक वो है जो हमें अपने लिए सोचना सीखने में मदद करता है। ये सिर्फ एक सुंदर विचार नहीं है, बल्कि ये पूरी शिक्षण दर्शन का सार है। और ये सोचना सिखाने की प्रक्रिया कभी क्लासरूम में खत्म नहीं होती, ये तो जीवन भर चलती है। शिक्षक बस उस चिंगारी को जलाने का काम करता है। और यही विचार हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाता है। अपने जीवन में वो कौन सा शिक्षक या अनुभव रहा है जिसने आपको सिर्फ तैयार जवाब नहीं दिए, बल्कि आपको बेहतर सवाल पूछना सिखाया?